अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथरस एक्सपेरिमेंट के हवाले से, जो कि एल्टन मायो का एक मशहूर एक्सपेरिमेंट था। या हम इस तरह से कहेंगे कि एल्टन मायो हाथरस एक्सपेरिमेंट की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने इस बात को वाज़ेह किया था कि बिहेवियरल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के 5 कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिसमें हमने हुगो मिन्सबर्ग और मैरी पार्कर के हवाले से वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए थे। आज हम बात करेंगे एल्टन मायो के कंट्रीब्यूशन के हवाले से। एल्टन मायो, जिनका पूरा नाम जॉर्ज एल्टन मायो था, 1880 से लेकर 1949 तक उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। वो एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट थे। हाथरस एक्सपेरिमेंट के अलावा उनको फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट भी कहा जाता है। ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट को हम इस तरह से बयान करेंगे कि जिसका फोकस पीपल ओरिएंटेड रहा है, एम्प्लॉइज की सेटिस्फेक्शन पे रहा है, एम्प्लॉइज की सिचुएशन वर्क सिचुएशंस के हवाले से रहा है। हम यहाँ इसको और वाजे करके कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी या आउटपुट या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस थ्रू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। हाथरस एक्सपेरिमेंट के हवाले से बात करेंगे। 1927 से लेकर 1932 तक ये एक्सपेरिमेंट कैरी हुआ था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, जो कि एक्सपेरिमेंट किया था एल्टन मायो और उनके एसोसिएट्स ने। और उनका कहना था कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है उसका ताल्लुक सिर्फ फिजिकल कंडीशंस, काम की फिजिकल कंडीशन से नहीं है, या हम उनको कितना पे कर रहे हैं, कितने वेजेस दे रहे हैं, उससे ताल्लुक नहीं है। बल्कि जो कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादातर डिपेंड करती है उनकी सेटिस्फेक्शन पे, उनकी वर्क सिचुएशन की सेटिस्फेक्शन के हवाले से, या एम्प्लॉय कितना मुतमईन है वर्क सिचुएशन के हवाले से, एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई है, उस पर ज्यादातर डिपेंड करती है उनकी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मायो का ये भी आइडिया था कि जो लॉजिकल फैक्टर्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितने के इमोशनल फैक्टर्स रखते हैं डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी। यानी कि प्रोडक्टिविटी में अगर एफिशिएंसी लानी है तो आपने जो एम्प्लॉइज के इमोशनल फैक्टर्स हैं उनको ज्यादा फोकस करना है। अब इमोशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि एम्प्लॉइज की फीलिंग्स होती है, हम उनका ज्यादा से ख्याल रखेंगे तो हमें प्रोडक्टिविटी में और ज्यादा एफिशिएंसी नजर आएगी। उसके अलावा मायू ने ये कंक्लूड किया था जब आप वर्क अरेंजमेंट कर रहे हैं, काम के हवाले से कोई भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने एम्प्लॉइज की जो सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनका भी ख्याल करना है, उनको भी सेटिस्फाई रखना है। सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स क्या है एम्प्लॉइज की, जो कि हम पर्सनल रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो कि एम्प्लॉइज का पर्सनल जो है वो फैक्टर कहलाता है। उसके अलावा से सोशल सेटिस्फेक्शन जो वर्क प्लेस पे है वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस होना चाहिए वो वर्क अरेंजमेंट या जो फिजिकल चीजें हैं उन पे नहीं होना चाहिए, बल्कि एम्प्लॉइज की सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट्स और जो सोशल सेटिस्फेक्शन है वर्क प्लेस पे उस पे भी होना चाहिए। उसके अलावा ये 4 पार्ट्स हैं हाथरस एक्सपेरिमेंट के। इन 4 पार्ट्स में एक्सपेरिमेंट को कैरी किया गया था वक्तन ब वक्तन, जिसको हम एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम है और बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है। ये वक्तन ब वक्तन एक्सपेरिमेंट कैरी किए गए थे और इनका क्या मकसद है आइए जानते हैं। एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करेंगे तो एलिमिनेशन को हम कहते हैं लाइट या लाइटनिंग। इसका मकसद ये था कि हम रिलेशनशिप देख रहे थे आउटपुट में, प्रोडक्टिविटी में और लाइट के इफेक्ट में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब एम्प्लॉइज काम कर रहे थे तो हम जब उनकी लाइट इंक्रीज कर रहे थे तो उनका आउटपुट और इंक्रीज हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब हमने उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लाइटनिंग है, उसको हम डाउन करते आ रहे थे नॉर्मल लेवल तक, तो भी जो प्रोडक्टिविटी थी या आउटवर्ड का आउटपुट था उसका जो बार था या ग्राफ था वो और ऊपर जा रहा था। इसके बावजूद के जो लाइट प्रोवाइड की जा रही थी उन एम्प्लॉइज को वो पहले से कम की जा रही थी या नॉर्मल लेवल पे आ गई थी। तो इससे ये कंक्लूड किया था मायो और उनके एसोसिएट्स ने कि जो रिलेशनशिप है
इंटेंसिटी ऑफ लाइट का या आउटपुट का, वो ये सिर्फ ये ताल्लुक नहीं है उनका। अगर आपने लाइट कम कर दी तो भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही थी। एलिमिनेशन के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था। इसको भी हम इस तरह से कहेंगे कि एलिमिनेशन के अलावा या एलिमिनेशन और प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक के अलावा जो था, उन्होंने कहा था कि कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि काम के हवाले से उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, रेस्ट आवर्स कितने होने चाहिए, या और फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए एक 6 लड़कियों का ग्रुप बनाया गया था। वो 6 लड़कियां जो आपस में बहुत फ्रैंक थी, फ्रेंडली थी, और उनको एक सुपरवाइजर के जो है वो अंडर में दिया गया था, वो उनसे काम ले रहे थे। और ये देखा जा रहा था कि प्रोडक्टिविटी और जो उनका मोरल है, मोरल को हम यहाँ इस तरह से बयान करेंगे, जो उनकी यूनिटी है, टीम वर्क है, टीम स्पिरिट है, वो इम्प्रूव हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था। और उसके अलावा जब उनसे ये सारी जो सेटअप्स हैं, सारी इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये हम वापस ले लिए गए, तो भी जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो ज्यादा हो रही थी। तो इसमें ये कंक्लूड किया गया था उसके सुपरवाइजर की तरफ से या रिसर्चर की तरफ से कि जो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम फीलिंग करें, फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसको रिकग्नाइज करना, उसके काम को रिकग्नाइज करना, उसकी पार्टिसिपेशन के हवाले से उसको ले आना, पार्टिसिपेट करवाना, कोहेसिव वर्क ग्रुप हो गए, या जो नॉन डायरेक्टिव सुपरविजन है, ये प्रोडक्टिविटी को हायर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि हमने एम्प्लॉइज की जो फीलिंग्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या उनको ये बताना चाहिए कि उनका काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उनको कितनी अटेंशन देनी चाहिए, उनके काम को कितना ज्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए। ये चीजें करने से हम क्या करेंगे, हम जो अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। उसके अलावा जो मास इंटरव्यू प्रोग्राम था, उसका मैं आपको समझा देता हूँ कि उसका क्या मकसद था और उसका क्या कंक्लूजन निकला था। उसमें लार्ज नंबर ऑफ जो ग्रुप्स थे या एम्प्लॉइज थे, उनके इंटरव्यू लिए गए और उनसे उनके सुपरवाइजर या उनके जो बॉस हैं उनके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे, उनके बिहेवियर के हवाले से, जो भी उनका जो उनके साथ रिलेशन है, उनकी डायरेक्शन किस तरह से आती हैं। तो ये पहले डायरेक्टिव अप्रोच यूज की गई थी, सीधा सीधा एम्प्लॉय से, सीधा सीधा उस ग्रुप से जिनसे सवाल किए जा रहे थे, इंटरव्यू किया जा रहा था, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब उनसे उनके सुपरवाइजर या वर्किंग कंडीशंस के बारे में ओपिनियन लिया जा रहा था, तो वो उनको सेफ गार्ड कर रहे थे, यानी कि उनका जो खुले दिल से इजहार है या जो एक्चुअल चीजें हैं वो वाजे नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब इनडायरेक्टिव अप्रोच या इनडायरेक्टिव टेक्निक इस्तेमाल की गई, तो जो उनके ओपिनियन थे वो और वाजे तरीके से खुल के सामने आ गए, यानी क्लियरली उन्होंने चीजें बताना शुरू की कि क्या बिहेवियर है उनके सुपरवाइजर का, कैसी वर्किंग कंडीशंस है, उनको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो इस फाइंडिंग से ये हुआ कि जो सोशल फैक्टर की इम्पोर्टेंस है काम के हवाले से वो बहुत ज्यादा है, और एम्प्लॉइज को जो है वो सोशल फैक्टर्स के हवाले से इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये मास इंटरव्यू प्रोग्राम इसको कहलाते हैं, एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। उसके अलावा जो फोर्थ वन था वो बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट भी एक ऑब्जर्वेशनल मेथड के थ्रू जो है वो कलेक्ट किया गया। जैसे एक्सपेरिमेंट को मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। This experiment was conducted to develop a new method of observation and obtaining more exact information about social groups within a company, and also finding out the causes which restrict output. यानी कि जो एक नया ऑब्जर्वेशन मेथड था उसको जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, उसके हवाले से इसमें बात की जा रही है, जो कि कंपनी में एम्प्लॉइज के सोशल ग्रुप्स थे, और जो है वो कौन सी चीजें हैं जो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं या कौन से काजेज हैं, उनको देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया था।
और इसमें 14 वर्कर्स का है वो एक ग्रुप बनाया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप वर कंपेयर्ड विद देयर अर्लियर प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स। जो कि 14 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था, उसके जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड थे वो जो पहले ग्रुप बनाया गया था उससे कंपेयर किए गए तो वो बहुत कम आए। वो कम किस वजह से आए? यहाँ उसमें अगर कोई एम्प्लॉय काम कर भी रहा था, वो ज्यादा आउटपुट दे रहा था, तो उनको जो ग्रुप के और मेंबर थे वो या तो उनको धमकियां दे रहे थे, या उनको बिल्कुल ही तनहा करके छोड़ रहे थे, या उनको हैरेस कर रहे थे, या ग्रुप की तरफ से उनको जो है वो पनिशमेंट दी जा रही थी। वो क्यों पनिशमेंट दी जा रही थी? क्योंकि वो डेलिबरेटली वो जो आउटपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे थे काम के हवाले से। क्यों करना चाह रहे थे? उसका तो जो मकसद है वो ये था कि जो इंडिविजुअल्स की प्रोडक्टिविटी हो, इंडिविजुअल्स का आउटपुट हो, वो कांस्टेंट हो। यानी कोई ऐसा हमारे ग्रुप में बंदा ना हो, एम्प्लॉय ना हो जिसका आउटपुट हमसे ज्यादा हो, फिर उसको जो है वो सराहा जाए, उसको रिवार्ड दिए जाए। जैसे भी हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, हमारा आउटपुट एक होना चाहिए, कोई भी ज्यादा एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश ना करे। और ये 4 फाइंडिंग्स हैं उस एक्सपेरिमेंट की, जिसमें हम कह रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल वाज रिस्ट्रिक्टिंग आउटपुट के, वो कोशिश कर रहा था कि जो आउटपुट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, यहाँ के सबका जो आउटपुट हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। उन्होंने अपने एक अनऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस सेट किए हुए थे ग्रुप ने, और जो इंडिविजुअल आउटपुट था वो कांस्टेंट रह रहा था एक पीरियड ऑफ टाइम तक। वो उसकी वजह मैंने आपको बताई। और इसका जो मेन कंक्लूजन था वो ये था कि इनफॉर्मल ग्रुप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो जो भी इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो वर्किंग के हवाले से एक इम्पोर्टेंट रोल पर प्ले करते हैं, या उनका एक खास रोल होता है किसी भी काम के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट है उसको ये कंक्लूड किया गया था कि एम्प्लॉयज के जो ग्रुप्स हैं उनको एक पर्टिकुलर जो है वो सेटअप में रखा जाए, सोशल सेटअप में रखा जाए। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की है, हाथरॉन वर्क्स के हवाले से ये कंपनी जानी जाती थी। और नीचे की जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी काम के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें हमने कहा कि एलिमिनेशन ऑफ लाइट, और जो दूसरे एक्सपेरिमेंट है रिले असेंबली वाले, उसके हवाले से ये तस्वीरें ली गई थी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।